हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि हम लोग माइंड मैप्स की सहायता से रिवीजन किस तरह से करेंगे, उसी की आज शुरुआत कर रहे हैं। कि जो पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका आज हम लोग एक माइंड मैप बनाने के प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह से कहाँ कहाँ हम लोग गलतियाँ करते हैं और किस तरह से उन गलतियों का सुधार करते हैं। इस बारे में आज बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था माइंड मैप बनाने का तरीका क्या होता है कि हम लोग एक पेपर शीट लेते हैं, कोई भी A4 शीट ले ली हमने, ठीक है, और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक का नाम लिखा, उसमें जो जो हमें पता है उसको लिख लिया। फिर जहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं उसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि किस तरह से उन गलतियों को हमें सुधारना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या चीज़? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो सबसे सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा सा लिख लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, मैं पूरा एक तरह से मतलब कुछ चीज़ें ऐसा भी हो सकती है जो आप भूलो। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपकी तरह बनाने का प्रयास करूंगा कि जैसे आप यहाँ पर अपनी A4 शीट पे लिखने का प्रयास कर रहे हो, वैसे मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास करूंगा। जो जो गलतियाँ आप करोगे वो गलतियाँ मैं करूंगा, फिर उनको सुधारने का तरीका बताऊंगा किस तरह से उन चीज़ों को हमें सुधार करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जब मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया या आपने कहीं से पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में क्या आता था हमारे पास, जिसमें फोर्स की कैलकुलेशन होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन होती थी, याद है सारी चीज़ें, पोटेंशियल की कैलकुलेशन करते थे हम लोग वहाँ पर। उसमें ये सारी चीज़ें लाइक अलग अलग तरह के सिस्टम्स थे, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सारा कैलकुलेट करते थे, पोटेंशियल कैलकुलेट करते थे। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि सारी चीज़ें जो पी कैलकुलेट करते थे, है ना। और काफ़ी चीज़ें जो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 को लिखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में क्या करते थे, जो हम लोग पूरा गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सारा के सारा जो स्फीयर्स वगैरह के बारे में पढ़ते थे, वो सारी बातें हम लोग करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में। उन सारी चीज़ों को मिक्सअप करके हमें लिखना है। तो पहले जो बेसिक स्टेप है किसी भी माइंड मैप को तैयार करने का, वो ये है कि जो जो चीज़ें हमें याद आती जाएँ वो चीज़ें हम लिखते जाएँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे पहली चीज़ फोर्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमें पता है फोर्स होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात हमें क्या पता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या था, एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या था, एफ बाई क्यू नॉट। अब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से याद करो, हम लोग रॉड पढ़ते थे, हम लोग रिंग पढ़ते थे, हम लोग डिस्क पढ़ते थे। इन सारे सिस्टम्स की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पहला सिस्टम लिखे तो मान लो हमने रॉड लिखा, फाइनाइट लेंथ की रॉड। रॉड भी दो तरह की थी, एक हमारे पास फाइनाइट, एक इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में भी दो प्रकार थे, एक हॉलो, एक सॉलिड। ठीक है, तो पहले हम फाइनाइट की बात करते हैं। किसकी? फाइनाइट की। तो फाइनाइट में उसके दो कंपोनेंट याद है, फिगर में बनाता हुआ थोड़ा थोड़ा चलूंगा कि हमारे पास अगर ये फाइनाइट रॉड थी तो इसके लिए यहाँ पर इस तरह से एंगल बनता था θ1, यहाँ बनता था θ2। ठीक है, इस पे चार्ज हम टोटल कुछ लैम्डा डालते थे, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस डायरेक्शन में आती थी, एक इस डायरेक्शन में आती थी, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो ई परपेंडिकुलर क्या आता था हमारे पास, ई परपेंडिकुलर आता था हमारे पास के लैम्डा बाई डी इंटू कॉस, सॉरी इसमें साइन होता था, है ना, साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, और जो ई पैरेलल आता था वो क्या आता था हमारे पास, ई पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्डा बाई डी इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। करेक्ट है, ये आता था हमारे पास फाइनाइट के लिए। दूसरा क्या था, इनफाइनाइट रॉड। क्या चीज? इनफाइनाइट रॉड इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट रॉड के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता था, उसमें पैरेलल कंपोनेंट जो होता था उसमें θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 90 रखते थे, तो cos 90 और इधर cos सॉरी, हाँ दोनों 90 रखेंगे तो यहाँ 1 खत्म होकर 0 हो जाता था और यहाँ पर जुड़ के 2 हो जाता था। तो हमारे पास ई परपेंडिकुलर केवल बचता था, वो आता था 2k लैम्डा बाई डी, 2k लैम्डा बाई डी। ठीक है, अब इनफाइनाइट के दो तरीके, एक हमारे पास हॉलो, एक हमारे पास सॉलिड। ठीक, जैसे ये समझो, ये हो गया हॉलो,
ये इनफाइनाइट तक जा रहा है पूरा, ऊपर इनफाइनाइट तक, नीचे इनफाइनाइट तक, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास सॉलिड, ठीक। तो अब इनके दो केस बनते थे हमारे पास, एक अगर ये इसकी रेडियस r है तो r लेस देन r, और दूसरा r ग्रेटर देन r, याद है। तो वही यहां पर करेंगे, पहले r लेस देन r के लिए अगर लिखेंगे, r लेस देन r के लिए लिखेंगे तो हमारे पास अंदर अगर हॉलो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो, ठीक है। और r ग्रेटर देन r के लिए लिखते हैं, r ग्रेटर देन r के लिए लिखते हैं तो सेम इनफाइनाइट वाला जितना बाहर लिखते जाएंगे उतना ही हमारा यहाँ r d की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो 2k लैम्डा बाई r लिख लो या d लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मैंने r लिखा हुआ तो r लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई r, करेक्ट है। दिख रहा है क्या, मैं छोटा ज्यादा लिख रहा हूँ, एक मिनट, आई होप आपको दिख रहा हो। मतलब अगर दिख ना रहा हो तो अब तो इसमें एक जूम का ऑप्शन आता है, वो आप करके देख सकते हो, फिर भी जस्ट अ सेकेंड मैं, ठीक है, आई थिंक आपको विजिबल होगा। ये अगर विजिबल नहीं हो रहा तो इसको थोड़ा जूम करके देखो, क्योंकि हमें पूरा का पूरा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखना है, इस वजह से मैं थोड़ा छोटा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। सॉलिड, सॉलिड के लिए क्या करेंगे, सॉलिड के लिए फिर से r इज लेस देन r और r ग्रेटर देन r। r लेस देन r के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, r लेस देन r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आता है रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और r ग्रेटर देन r के लिए सेम, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई r, ठीक है। ये हमारे पास हो गया रॉड कंप्लीट। फिर हम बात करते थे रिंग, किसकी, रिंग, याद है, दूसरा हमारा सिस्टम आता था रिंग। रिंग सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है। एक्सेस पे कितनी आ रही थी, एक्सेस पे कितनी आ रही थी, E इज इक्वल टू के क्यूब एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। ये आ रही थी हमारी एक्सेस पे। इसके बाद इसमें हम लोग एक सर्कुलर आर्क लेते थे, सर्कुलर आर्क के सेंटर पे, सेंटर एट सर्कुलर, सॉरी सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क, ठीक है, याद है, सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। मतलब क्या था, जैसे हमने सिंपल ये एक आर्क लिया, ठीक है, हमसे बोला गया, मान लो इसकी दे दिया गया कि इसका एंगल है वगैरह या इसकी रेडियस वगैरह, मान लो मैं एंगल दे दिया गया कि इसका जो एंगल है वो है हमारे पास 3π/2, 3π/2। तो बताओ इसके सेंटर पे, अगर इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो बताओ इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टोटल चार्ज मान लो आपको दे दिया गया, टोटल चार्ज Q है, तो यहाँ पे इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई इसकी रेडियस r इंटू साइन θ/2, शायद ये फॉर्मूला आता था इसका। आई होप ये फॉर्मूला करेक्ट है। अगर इस फॉर्मूले से, अब सोचो, चलो आपकी तरह से सोचता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मान लो मेरे को फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा था, सेंटर ऑफ सर्कुलर क्या है, ठीक है। मैंने सेंटर ऑफ कंप्लीट रिंग लिख लिया, मैंने एक्सिस ऑफ कंप्लीट रिंग लिख लिया। अब लेकिन मेरे को सोचना है कि यार सेंटर ऑफ हमारे पास सर्कुलर आर्क क्या था, मेरे को नहीं याद आ रहा। मैंने थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाया, मेरे को अच्छा याद आ रहा 2k लैम्डा शायद कुछ था, या लास्ट में साइन θ/2 शायद कुछ ऐसा कुछ था। तो हमने क्या किया, अब अपने नोट्स उठाए। जैसे मान लो ये पूरा जो फॉर्मूला शीट है, ये जो फॉर्मूला शीट है मेरे पास, तो पूरी फॉर्मूला शीट है जो मैंने प्रिपेयर की है आपके लिए, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड मिलेगी आपको, ठीक है, इस वीडियो के बाद। और आप क्या करोगे, अपने नोट्स उठाए, मान लो ये अपने नोट्स उठाए अपने, आपको सेंटर ऑफ सर्कुलर, आपने पन्ना पलटा, देखा सेंटर ऑफ सर्कुलर, अच्छा मिल गया। क्या फॉर्मूला था, 2k लैम्डा बाई r साइन θ/2। मान लो आपने यहाँ पर गलती करी थी, आपने यहाँ पर साइन थीटा लिख दिया था, तो आपने देखा कि अच्छा मैंने यहाँ पर गलती करी है, अब मैं क्या करूंगा, इसका करेक्शन करूंगा और साइन θ/2 यहाँ पर कर दूंगा। अब चूंकि आपने ये फॉर्मूला खुद से करेक्ट किया और खुद से सोचा था पहले, तो आपने ये देखा कि मेरी सोच में क्या गलती थी, ठीक है, क्योंकि आपने सोचने में ही थोड़ी सी गलती करी, तो आप अपनी सोच को सुधारो और उस फॉर्मूले को करेक्ट करो। अब ये फॉर्मूला आपके दिमाग में ज्यादा समय के लिए कंठस्थ हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है, बात समझ आ रही है ना। हमने लिख लिया सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क, ठीक है, हमने रिंग लिख लिया, हमने रॉड लिख लिया। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, डिस्क, ठीक है, डिस्क से एक्सेस पर, या लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ डिस्क, ठीक है, एक्सेस ऑफ डिस्क क्या था हमारे पास, एक्सेस ऑफ डिस्क पे E इज इक्वल टू, याद करो फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर, जहाँ पे एक्स क्या था, जैसे हमारे पास ये डिस्क थी, ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, डिस्क थी, ये इसकी रेडियस है आर और ये डिस्टेंस है एक्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, तो हम इस तरह से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। क्या मैंने करेक्ट लिखा है? अगर कंफ्यूजन हो किसी फॉर्मूले में तो एक बार तुरंत नोट्स पलटाओ और उसको चेक करो क्या हमने सही लिखा है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक दो बार और इस फॉर्मूले को बोल लो, फॉर्मूला कंठस्थ। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं यहाँ तक? ठीक है, हमने एक्सेस लिख लिया, सॉरी हमने एक्सेस ऑफ डिस्क लिख लिया, हमने रिंग लिख लिया, हमने रॉड लिख लिया, और क्या क्या हमारे दिमाग में आ रहा है? हमारे दिमाग में आ रहा है, अच्छा यहाँ सिग्मा बाई 2, यार ऐसे कुछ फॉर्मूला हमें दिखा था उसमें इनफाइनाइट शीट में, तो हमें तुरंत यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ड्यू टू इनफाइनाइट शीट लिखेंगे। किसकी वजह से? इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट क्या था उसकी वजह से? E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और कुछ लिख सकते हैं क्या? और कुछ फिलहाल अभी हमें इतना ही याद आ रहा है, ठीक है, अगर कुछ और याद आएगा तो हम लोग फिर से इसमें दोबारा लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इतनी बातें हमें याद आ रही थी, ठीक है। अच्छा, एक चीज, चलो अब अगली बात क्या करते हैं? अगली बात हम लोग करते हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, हमने फोर्स देख लिया, अब हम बात कर सकते हैं पोटेंशियल की। इसको मैं रख देता हूं, पोटेंशियल की बात करते हैं। किसकी? पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बाउंड्री कंडीशन, हालांकि हम लोग लास्ट में सीखते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बाउंड्री कंडीशंस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन याद करो क्या थी हमारे पास? दो बाउंड्री कंडीशंस थी। पहली थी हमारे पास कि E पैरेलल अबव इज इक्वल टू E पैरेलल बिलो, पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन क्या थी? E परपेंडिकुलर अबव, E परपेंडिकुलर अबव माइनस E परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। ये थी हमारे पास दूसरी बाउंड्री कंडीशन, तो हमने क्या कर दिया? बाउंड्री कंडीशन भी लिख दी। अब मान लो आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि यहाँ पैरेलल किस में था, परपेंडिकुलर किस में था, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार अपने नोट्स उठाए और चेक किया, हमने देखा कि जो जो हमने लिखा था क्या करेक्ट है, और हमने देखा कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ, मतलब हमें और संतुष्टि मिल गई। अब संतुष्टि मिल गई और अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो आगे के फॉर्मूले में और अच्छे से लिखते चलेंगे, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहाँ तक आ गए? हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इतनी चीजें देख ली, ठीक। पोटेंशियल, अगली बात हमने क्या करी? पोटेंशियल की बात करी। पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल क्या था हमारे पास? V इज इक्वल टू, पोटेंशियल क्या था हमारे पास? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। पोटेंशियल क्या था हमारे पास? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। चलो इसको मैं सही से लिख देता हूं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ठीक है। ये था। अब हम छोटी छोटी बात करेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज नहीं लिखा था, इलेक्ट्रिक ड्यू टू पॉइंट चार्ज नहीं लिखा था, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? पॉइंट चार्ज की वजह से, हालांकि वो तो बहुत छोटी सी बात है, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहले पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? V इज इक्वल टू, लिख लेता हूँ पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, सिंपल आ गया हमारे पास पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक। दूसरी बात, अब हम अलग अलग सिस्टम्स की वजह से फिर से लिख सकते हैं, हम लोग अलग अलग सिस्टम्स की वजह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो पोटेंशियल हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको बड़े बड़े शब्दों में लिख लो, वेक्टर, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल क्या है हमारे पास? स्केलर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी हम ऐड करते थे, जब भी हम इसकी कैलकुलेशन करते थे, तो हमें वेक्टर्स का बड़ा ध्यान देना पड़ता था, लेकिन पोटेंशियल के केस में ऐसा नहीं होता था। पोटेंशियल के केस में हमेशा हम लोग उसको स्केलरी, मतलब लाइक हमारे पास अगर रिंग दी हुई है, हमारे पास क्या दी हुई है? रिंग दी हुई है, हमारे पास रिंग दी हुई है, ठीक है। तो रिंग के सेंटर पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे तो जीरो आता था, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं आता था। रिंग के सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल जीरो नहीं आता था, वो क्या आता था हमारे पास? के टोटल चार्ज ऑफ द रिंग अपॉन रेडियस, के क्यू बाई आर, ठीक है। मतलब इस तरह से जब हम रिंग बनाते थे तो उसके सेंटर पे जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता था तो इसकी रेडियस ही होती थी, क्योंकि टोटल जो चार्ज होता था, टोटल चार्ज जो है वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर। तो डिस्टेंस हमने टोटल कितनी लिखी? आर, टोटल चार्ज कितना है? क्यू। तो वही इस फॉर्मूले से बना है हमारे पास के क्यू बाई आर, ठीक है। उसकी एक्सेस भी कितना आता था? उसकी एक्सेस भी कितना आता है?
उसके एक्सेस पे v इज इक्वल टू के क्यू। अब देखो एक्सेस पे फिर से वही तरीका, ये हमारे पास जो रिंग है, ठीक है, ये एक्सेस है, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस r है। टोटल चार्ज जो है इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से टोटल चार्ज जो है सेम डिस्टेंस पर है। आप ऐसे जाओगे तो इस पॉइंट से टोटल चार्ज सेम डिस्टेंस पर हो, अगर सेम डिस्टेंस पर हो तो डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। के क्यू बाई आर से ही ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, वो डिस्टेंस हमने बस यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। हमने रिंग की वजह से उसकी एक्सेस सेंटर दोनों पे लिख लिया, ठीक है। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है उसका क्या रिलेशन होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, या R लिख लो अगर आप जनरल टर्म्स में लिखना चाह रहे हो। यहां से भी हम लोग पोटेंशियल, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी एक्स, ठीक है, या ई डी एक्स, क्योंकि यहाँ सिंपल R नहीं है तो आप ई डी एक्स कर लिया। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो हमें पता है, मान लो हमें किसी भी सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, हमें उसकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल उठा के वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख देंगे, हम पोटेंशियल आराम से निकाल सकते हैं। बात क्लियर है ना, पोटेंशियल आराम से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी पोटेंशियल कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। एक बात और कि जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मतलब वो सारी चीजें हमारे फॉर्मूला शीट में दी हुई है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मैं यहाँ पर भूल जाऊंगा लिखना, ऑब्वियस है, क्योंकि मैं सारी चीजें नहीं कवर कर पाऊंगा इस बोर्ड पर। तो आप क्या करोगे, जो चीजें बच रही हैं अपनी फॉर्मूला शीट में, उन चीजों को आप मेरी फॉर्मूला शीट से देख करके आप लिखोगे। फॉर्मूला शीट क्या, जो माइंड मैप मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस माइंड मैप में मैंने कोशिश करी है कि पूरी 100% चीजें मैंने लिखी है, ठीक है। हो सकता है एक आध चीज फिर भी छूट गई हो, तो अगर कोई चीज छूटी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। और फॉर्मूला शीट कहाँ है, टेलीग्राम चैनल, जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाओगे आप टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आपको ये फॉर्मूला शीट सॉरी जो माइंड मैप है वो मिल जाएगा, और वहां पे बाकी कुछ भी नोट्स पड़े हुए हैं, अगर चाहना तो वो भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ओके, ठीक है, यहां तक बात हमने करी पोटेंशियल की कुछ बात। अब यहाँ पे हम लोग डिस्क की वजह से पोटेंशियल निकाल सकते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी रख के निकाल सकते हो, या आप डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो आप चाहो तो इसकी वजह से रख के निकालो या कैलकुलेट कर लो, कोई खास फर्क नहीं आएगा, आप खुद से वो फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। चलो, जगह कम है तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीजें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिवाइज हो जाए, ओके, ठीक है। यहां तक बात करिए। अगली बात क्या कि हमें मान लो यहाँ तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 की बात करते थे, ठीक है, या हम लोग यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट की बात कर सकते हैं। डाइपोल मूवमेंट क्या होता था, इसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में ही बात करते थे इसकी, डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू क्यू इंटू एल, या 2, जो अगर डाइपोल मूवमेंट की, जब डाइपोल की लेंथ अगर 12 मानना है तो 12 कर देंगे, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12, ठीक है। अच्छा, ओके, ये बात हमने करी, ठीक है। अब अगली बात हम करते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में कुछ बातें करते थे, जो कि हमारे पास थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से शुरू होती थी। कहाँ शुरू होती थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था हमारे पास, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसी में हम गॉस लॉ की बात करते थे, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड था। तो हम गॉस लॉ हमारे पास क्या था, फाई ई, या हम सिंपल लिख लें कि इंटीग्रल ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये था हमारे पास गॉस लॉ, ठीक है। इसी में हम लोग सॉलिड एंगल की बात करते थे। किसकी बात करते थे, सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल क्या था हमारे पास, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में एक रिलेशन आता था, याद करो, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में एक रिलेशन आता था, उस रिलेशन को भी अपन लिख सकते हैं। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में एक रिलेशन था कि ओमेगा, या आप इस वाले ओमेगा को इस वाले ओमेगा से भी लिख सकते हो, जनरली हम लोग इस वाले ओमेगा से लिखते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, ये हमारे पास था, जहां पे अल्फा प्लेन एंगल था, ओमेगा सॉलिड एंगल था, इसमें रिलेशन होता है, ठीक है। बात क्लियर, अच्छा जी, ओके। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये बातें फिर याद आती जा रही है, जो याद आती जा रही है वो सारी चीजें लिखते चलेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है।
इसके बाद हम लोग इसमें क्या करते थे, इसके बाद हम लोग फिर से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते थे गॉसेस लॉ की हेल्प से, और वो सारी की सारी क्वांटिटीज जो होती थी वो कुछ इसी तरह से आती थी, लाइक हम लोग इनफाइनाइट रॉड की वजह से उसमें, याद करो गॉसेस लॉ जो था वो एप्लीकेबल था ओनली फॉर इनफाइनाइट सिस्टम्स। किसके लिए एप्लीकेबल होता है हमेशा? इनफाइनाइट सिस्टम्स के लिए, ठीक है। तो इसमें जो जो इनफाइनाइट सिस्टम्स थे, लाइक हमारे पास इनफाइनाइट रॉड थी, ठीक है, इनफाइनाइट शीट थी और रिंग थी, ठीक है। रिंग, हाँ रिंग की वजह से भी कर सकते हैं क्योंकि रिंग भी हमारे पास सिमेट्रिक है। तो जो भी हमारे पास सिमेट्रिक सिस्टम्स थे उनकी वजह से हम गॉसेस लॉ अप्लाई करके, जब ऐसे हमारे पास स्फीयर हो गया, अभी स्फीयर्स की बात कर लेते हैं। स्फीयर्स यहाँ पर नहीं लिखे हमने, स्फीयर्स, ठीक है। स्फीयर्स मैंने 4 तरह के बताए थे आपको। एक था, हमने शुरू कहां से किया था? हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, जिसमें से हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग ये तीनों एक ही तरह से बिहेव करते हैं। कौन कौन से? हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ये तीनों एक ही तरह से बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में चार्ज जो होता है वो इनकी सरफेस पे होता है। चाहे आप हॉलो कंडक्टिंग की अगर बात करेंगे तो कंडक्टिंग है, हॉलो है, जाहिर सी बात है चार्ज जो है सरफेस पर आ जाता है। सॉलिड कंडक्टिंग की बात करेंगे तो कंडक्टिंग कोई भी चीज होती है उसकी जो चार्ज है वो उसकी सरफेस पर आ जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है। यहाँ से भी ये भी पॉइंट याद आया, कंडक्टिंग जो हमारे पास अगर कोई बॉडी है तो अगर उसमें हम कोई चार्ज दे रहे हैं तो वो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पर आ जाता है। हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो है, ऑब्वियस सी बात है केवल सरफेस हो तो चार्ज कहां जाएगा? सरफेस पे। जो अगला हमारे पास स्फीयर है दैट इज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अब चूंकि ये नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड है तो इसमें जो चार्ज होता है वो पूरे के पूरे वॉल्यूम में जो हुआ है वो बिखरा हुआ होता है, ठीक है। तो हॉलो, इसमें जो दोनों तरह की कैटेगरीज बन गई, इनमें तीन तीन चीजें, चार चीजें कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लिखा है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं। U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। यहाँ जो भी याद आता जाए वो लिखते जाओ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था हमारे पास? K Q1 Q2 बाई R। ओके, तो अब अगर इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, क्या क्या लिखें? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें। इन तीनों के लिए अगर दो कंडीशन बनेगी भाई, हमारे पास अगर स्फीयर है, हमारे पास स्फीयर है तो दो कंडीशन बनेगी। ये अगर इसकी रेडियस R है और हमें किसी R डिस्टेंस पे निकालना तो R लेस देन R भी हो सकता है, R ग्रेटर देन R भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम R लेस देन R की बात करें, R लेस देन R की बात करें तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है इनमें। और R ग्रेटर देन R की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होता है? जो भी हमारे पास एक पॉइंट चार्ज की तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, K Q बाई R स्क्वायर, ठीक है। ओके, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में R लेस देन R में E इज इक्वल टू रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और R ग्रेटर देन R में E इज इक्वल टू सेम वाला K Q बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें हमें याद आती जा रही। पोटेंशियल की बात कर सकते हैं, पोटेंशियल, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल भी यहीं पर लिख सकते थे हम लोग, फिर से लिख लेते हैं चलो। R लेस देन R, R ग्रेटर देन R, पोटेंशियल V इज इक्वल टू, जब इसके पोटेंशियल की बात करते हैं, हॉलो इन तीनों के पोटेंशियल जो होते हैं अंदर, अंदर जो इनके पोटेंशियल होते थे वो हमारे पास होते थे शायद K Q बाई कैपिटल R, ठीक है। और बाहर लिखते हैं हम V इज इक्वल टू K Q बाई स्मॉल r, ठीक है। कि अंदर जो होता था पोटेंशियल कांस्टेंट रहता था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा कि जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। यहां पर अगर बात करें तो R लेस देन R के लिए अगर V और R ग्रेटर देन R के लिए, तो R ग्रेटर देन R के लिए सेम रहता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। और R ग्रेटर देन R लेस देन R के लिए जो पोटेंशियल आता था वो कुछ इस तरह से आता था कि के क्यू बाई आर स्क्वायर, नहीं आर क्यूब था शायद, हाँ के क्यू बाई आर क्यूब इंटू 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, शायद ये फॉर्मूला था। अगर मुझे नहीं याद आ रहा तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, ठीक है। यही आपको भी करना है, जहां जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे कंफ्यूजन है तुरंत आपको उठाना है कॉपी और चेक करना है के क्यू बाई 2 कैपिटल R क्यूब, 2 कैपिटल R क्यूब, 2 कैपिटल R क्यूब इंटू 3 कैपिटल R स्क्वायर, मैंने स्मॉल r स्क्वायर उल्टा मैंने लिख दिया यहाँ पर, 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास पोटेंशियल हो गया, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये जो चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें थी, एक था एसएनसी और ये हमारे पास एक साथ में आते थे, एचएनसी एसएनसी और एचसी एससी और एसएनसी, ठीक है।
इसके लिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें, इसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो दो जगह बिखरी, क्योंकि चूंकि अंदर भी हमारे पास चार्ज है तो अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है और उसमें केवल बाहर ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत सिंपल होती है, U इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है टोटल वो होती है हमारे पास 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, जो भी हमारे पास दो भागों में बटी हुई होती है। जो बाहर वाली होती है वो होती है के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, और जो अंदर वाली होती है वो हमारे पास होती है के क्यू स्क्वायर बाई 10 आर। अंदर वाली बाहर वाली समझ रहे हो? ये हमारे पास स्फीयर है, सॉरी ये हमारे पास स्फीयर है। इसमें जैसे अगर हॉलो होता है, अगर हॉलो स्फीयर होता है तो उसमें अंदर तो चार्ज है नहीं, तो अंदर चार्ज नहीं, केवल बाहर पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो होती है के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। इस पे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ था। और जो सॉलिड हमारे पास स्फीयर होता है इसमें अंदर भी होती है और बाहर भी होती है। तो अंदर जो होती है वो होती है कि भाई आप इनको जोड़ो, टोटल इनको आप जोड़ो, हमारे पास यही आएगा। तो अंदर वाली होती है हमारे पास के क्यू स्क्वायर बाई 10 आर, ठीक है, ये कम होती है, बाहर वाली थोड़ी ज्यादा होती है के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, और उन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल बन जाती है हमारे पास 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये बातें हमने करी। अच्छा, और क्या क्या चीजें, मैंने बाउंड्री कंडीशन लिख ली है क्या? बाउंड्री कंडीशन लिख ली है, ठीक है। इसी में हम लोग इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक चर्चा और भी करते हैं कि हम लोग कभी कभी चेक करने के लिए आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये करेक्ट है या नहीं है, तो उसको हम चेक कैसे करते हैं? हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, मैक्सवेल्स इक्वेशन बाद में पढ़ते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ लेते हैं कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज, ठीक है। पोटेंशियल में हम लोग दो बातें और करते हैं, एक हमारे पास होता है लाप्लास इक्वेशन, एक होता है हमारे पास होता है पॉइजन्स इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन लिखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ चार्ज, इन द एब्सेंस ऑफ चार्ज, और जो पॉइजन्स इक्वेशन होता है वो चार्ज की प्रेजेंस में लिखते हैं, वो चार्ज की प्रेजेंस में लिखते हैं, और गॉस लॉ के ही फॉर्म में होता है वो। गॉस लॉ अगर हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और दूसरा हमारे पास जो इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है वो ये होता है कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास गॉस लॉ का दूसरा रूप होता है, ठीक है। अच्छा, तो पोटेंशियल के बारे में हम बात ही कर सकते हैं कि लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन और पॉइजन्स इक्वेशन, पॉइजन्स इक्वेशन, ये जहर वाला पॉइजन नहीं है, ठीक है, लाप्लास एंड पॉइजन, इसको जनरली लोग पॉइजन भी बोलते हैं, ठीक है, तो मेरे को पॉइजन ठीक लगता है तो ठीक है, ऐसे बोल दो। लाप्लास जो होता है वो होता है डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो, और ये होता है हमारे पास डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सी बात, ठीक है। माइनस रो कहाँ गया, डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं हमारे नोट्स में से मिला के हमने क्या छोड़ा हुआ है, ठीक है। लाप्लास इक्वेशन, एक सेकंड, यहाँ माइनस नहीं होता है, सॉरी माइनस नहीं होता है शायद, ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें हमने कर ली, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस रहेंगी, बाउंड्री कंडीशंस कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास क्या थी? हमारे पास पहली जो बाउंड्री कंडीशन थी वो थी हमारे पास बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, दूसरी थी हमारे पास बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए, ठीक है। तो सिग्मा बी जो था हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, पी डॉट एन कैप, पोलराइजेशन डॉट एन कैप, और हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी, जो बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी वो थी हमारे पास रो बी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी, दिख रहा है क्या? माइनस डेल डॉट पी लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, माइनस डेल डॉट पी, और वो क्या था, पी डॉट एन कैप, ठीक है। इन पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। और कुछ छूट रहा है क्या? मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें, टॉर्क पे क्वेश्चन बन सकता है, टॉर्क, कालिको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये डाइपोल मोमेंट है यहाँ पर, पी क्रॉस ई, ठीक है। कुछ बचा क्या? अब देखना एक बार जो फॉर्मूला शीट है, फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। फॉर्मूला शीट जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आपको ये फॉर्मूला शीट, पूरी की पूरी फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगी। आप देख पा रहे हो कि बहुत विधिवत तरह से मैंने इसको पूरा डिजाइन किया हुआ है आपके लिए, ठीक है। ये मतलब बहुत मेहनत का काम है, ठीक है, बहुत मुश्किल से इसको डिजाइन किया जाता है। तो ये आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, एटलीस्ट आप इससे कुछ फल प्राप्त करो, वही मेरी आशा है, इसी वजह से मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए,
ठीक है, जा करके उसको डाउनलोड जरूर कर लेना। तो मैंने यहाँ पर कोशिश करी कि मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने कवर करने की कोशिश करी, जो चीजें रह गई हैं इस फॉर्मूला शीट से यहाँ पर, वो आप जा करके अपनी A4 शीट में इस फॉर्मूला शीट से भी लिख सकते हो, या आप समझ सकते हो कि मैंने क्या चीज छोड़ी। तो आपको इस तरह से रिवाइज करना है, आपको ये फॉर्मूला शीट, सॉरी ये जो माइंड मैप है ये डाउनलोड कर लेना है और अपने माइंड मैप में ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है। क्या मेरी बात क्लियर है? माइंड मैप बनाने का तरीका किस तरह से हमें रिवाइज करना है माइंड मैप की हेल्प से, ये बात समझ आई है। अगर कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपके लिए हमेशा खुला है। ठीक है, अब मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग मैग्नेटिज्म वगैरह का माइंड मैप देख सकते हैं, कुछ और भी बातें करनी है वो बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, चलें, अब कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।